वी आर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर विद अ डिस्कशन, और सबसे पहली डिस्कशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद एक्सरेज। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ पहले आप लोगों को अल्ट्रासाउंड नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को पहले एक्सरेज पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अभी पढ़ रही है, तो एक्सरेज की जो प्रोडक्शन है, एक्सरे प्रोडक्शन, वो हम जो है क्वांटम फिजिक्स के लिंक में पढ़ेंगे, एक्सरे प्रोडक्शन। अच्छा, नाउ आप लोगों को क्या पता है? आप लोगों को यह पता है फ्रॉम योर एस, एक्सरे की वेवलेंथ क्या होती है? एक्सरे की वेवलेंथ हुआ करती थी 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻10 में, है ना? ऐसा ही था, ये इसकी वेवलेंथ की रेंज थी। मतलब इतनी रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली रेज थी वो कहलाती थी एक्सरेज। ठीक है जी, सो लैम्डा इसका इतना था। अच्छा, एंड यू ऑल्सो नो द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, ये भी आपको पता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया यूजिंग पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। तो आपको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, राइट, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, गामा और एक्सरेज दोनों की वेवलेंथ बहुत छोटी है, 10⁻⁻10 गामा 10⁻⁻10 10⁻12 है। तो ये जब इसकी एक चीज की वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसका मतलब क्या है? एक्सरेज जो है, एक्सरेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, electromagnetic radiation. These are high energy electromagnetic radiation. ठीक है जी, मतलब इनमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होगी। ये आपकी नॉर्मल लाइट की तरह नहीं है, देर नॉट लाइक फोटॉन्स, देर नॉट लाइक फोटॉन्स, मतलब फोटॉन्स के देर नॉट लाइक नॉर्मल विजिबल लाइट, दे आर वेरी वेरी मच हायर एनर्जी। ठीक है, वो जला सकती है चीजों को, कोई अपना अगर हाथ एक्सरे के मशीन में रख दे तो उसका हाथ जल जाएगा, दे कैन डू दैट, उसका हाथ काला बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक्स रेज आर हाई एनर्जी, और एक्स रेज जब हमें पता चली है तो हमें और बात भी क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? आइंस्टाइन की पार्टिकुलर थ्योरी। क्योंकि वेव थ्योरी क्या कहती थी? वेव थ्योरी कहती थी कि सबके अंदर कांस्टेंट एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर थ्योरी ने बताया कि लैम्डा जिसका कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक्स रेज के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली उस वक्त तक हमने ये भी चीजें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दी थी क्योंकि हम मेडिकल फिजिक्स में जा रहे थे, हमें इंटरनल ऑर्गन्स जो थे, इंटरनल जो अपनी कहानी है वो मैप आउट करनी थी, वो समझनी थी वो कैसे हो रही है। ठीक है, उस वक्त तक अल्ट्रासाउंड्स तो इजाद हो चुकी थी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड्स हम बाद में पढ़ेंगे बहरहाल, लेकिन अल्ट्रासाउंड्स में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, अल्ट्रासाउंड्स में एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि अल्ट्रासाउंड्स डिड नॉट वर्क फॉर डेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, यानी मतलब अल्ट्रासाउंड उसके लिए तो सही था कि अगर आपने कोई फीटस देखना है या आपने किसी की मसल्स के बारे में कोई चीज देखनी है, किसी का फैट वगैरह नापना है, क्या है क्या नहीं, तो अल्ट्रासाउंड उसके लिए था, ऐसी चीजों के लिए जो डेंस नहीं थी। लेकिन जब हमें बोन्स के बारे में देखना, कोई फ्रैक्चर वगैरह देखना होता था, तो अल्ट्रासाउंड उसमें काम ही आता था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड डेंस स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं चलते थे, बोन्स के लिए अल्ट्रासाउंड काम नहीं करते हैं। ठीक है जी, और कॉम्प्लिकेशंस बिल्ड करते हैं। तो अब हमें निकालना था कोई और तरीका, और वो तरीका कहां से आया? वो तरीका आया थ्रू एक्सरेज। फिर हमने एक्सरे स्कैनिंग करना शुरू करी, और एक्सरेज आपको पता है, सबको पता होगा, एक्सरेज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? हड्डियों कहीं के लिए इस्तेमाल होती है, और किसी चीज के लिए इस्तेमाल होती नहीं है। तो एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या चीज? फॉर एग्जामिनिंग डेंस स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ बॉडी। अच्छा, नाउ हमारी क्या बात है? हमें अभी बात करनी है एक्सरे प्रोडक्शन की। अच्छा, नाउ इफ दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ऑब्वियसली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर ये हाई एनर्जी है खुद, तो इनको बनाने के लिए भी हाई एनर्जी चाहिए होगी, है ना? वी नीड टू क्रिएट देम विद हाई एनर्जी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेगा, एनर्जी एक फॉर्म में देंगे बहुत ज्यादा, दूसरी तरीके से एक दूसरे फॉर्म में, एक्सरेज की फॉर्म में हाई एनर्जी निकलेगी। तो हमारे पास जो थे वो तीन तरीके थे उस वक्त तक। ठीक है जी, ना बात समझो कि क्या हो रहा है। आपको एक ऐसा फोटोन चाहिए जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा, ठीक है, यू नीड सच ए फोटोन, ऐसा फोटोन चाहिए है जिसका लैम्डा बहुत छोटा है, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का डायरेक्ट मतलब यह हो गया कि वी नीडेड अ वेरी हाई क्वांटम जंप, है ना? क्यों भाई वेरी हाई क्वांटम जंप क्यों चाहिए थी? इसको समझ लेते हैं। भाई देखो, हमने ये कहा कि भाई जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे,
तो क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन पे जब एक फोटोन मारते हैं, ठीक है जी, अब जो एनर्जी वो फोटोन लेके आ रहा था ये ऊपर चल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर नीचे आते हुए वही फोटोन ये रिलीज कर देगा, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यही था, लेकिन किसी और डायरेक्शन में रिलीज करेगा। तो अब देखो, अगर मुझे इस लैम्डा का फोटोन चाहिए है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे पहले तो ये चाहिए मैं एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊपर भेजूं, ताकि फिर वो जब नीचे आए तो वो इतनी एनर्जी का, इतना लैम्डा का एक्सरे फोटोन रिलीज करे, है ना। सो वी नीडेड अ वेरी हाई क्वांटम जंप टू गेट व्हाट, टू गेट अ एक्सरे फोटोन, ठीक है जी। अच्छा, अब उस वक्त तक हमारे पास हमारे इल्म में तीन तरीके थे जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है जी, और मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा इसमें। एक तो तरीका था आप गर्म करो, हीट इट, हीट एक तरीका था गर्म करो, यानी कोई भी चीज पकड़ के, तो आप लोगों को पता है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है, किसी भी चीज को गर्म कर दो, फुल बुरी तरह गर्म कर दो, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई क्वांटम जंप्स, ठीक है जी। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, हीट हीट करने पे क्या होगा कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, फिर नीचे आते हुए फोटोन रिलीज करेंगे। एक तरीका था हीट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि जैसे नील बोहर ने पहले इमिशन स्पेक्ट्रम तैयार किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करो, वो पहले इलेक्ट्रोक्यूट करता था, और फिर क्या करता था, फिर जो है वो डाउनवर्ड क्वांटम जंप होती थी, तो आपको वो अपनी इमिशन स्पेक्ट्रम में वो लाइन दिखती थी। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या था, तीसरा तरीका एक और तरीका था, और वो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा, हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ा, कि अगर आप एक फोटोन मार दो एक इलेक्ट्रॉन पे, तो वो नीचे आते हुए क्या रिलीज करेगा, वो फिर से वही फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है जी। मसला क्या था कि ये तीनों के तीनों वेज जो है वो फेल हो गए। भाई, हीट वाला क्यों फेल हुआ, हीट वाला इसलिए फेल हुआ बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि व्हाई इज दैट, एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि इवन मटेरियल्स लाइक टंगस्टन वो भी मेल्ट कर जाते हैं। तो वो एक फोटोन रिलीज करने से पहले कि वो एक एक्सरे का फोटोन रिलीज करे, वो मेल्ट हो जाएगा, वो पानी बन जाए, वो पानी कह रहा हूँ, लिक्विड बन जाएगा, गैस बन जाएगा, कंप्लीटली तहस नहस हो जाएगा। तो उसमें से कैसे निकालेंगे फिर हम एक फोटोन एक्सरे वाला, निकल ही नहीं सकता। इसमें बड़ा मसला था मेल्टिंग वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वही बहुत प्रॉब्लम थी। भाई, जब एक चीज में से इतना करंट भेजते थे तो क्या होता था, वो मेल्ट कर जाती थी, मेल्ट कर जाती थी। दूसरा ये था कि हमारे पास इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर भी नहीं थी, वी डिड नॉट हैव दिस मच इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर आपको चाहिए थी फॉर दिस क्वांटम जंप, हम उस वक्त इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं दे सकते थे, मतलब वी कुड नॉट प्रोवाइड समथिंग विद दैट मच इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो ये भी बड़ा मसला हो गया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला भी नहीं चला। जैसे नील बोहर ने तो करंट लगा के विजिबल लाइट वाले प्रोड्यूस कर लेते, विजिबल लाइट वाले क्यों प्रोड्यूस किए, क्योंकि उनके लैम्डा बड़े होते हैं, वो 10⁻⁻�6 थे, ये 10⁻⁸ है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जब भी नील बोहर वाली कहानी इस्तेमाल करोगे तो वो होगी ही नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको इतनी चाहिए, या तो वो चीज मेल्ट कर देगी, या तो आपके पास इतनी पावर ही नहीं होगी, आपके पास प्रोड्यूस ही नहीं होगा एक्सरे फोटोन। और तीसरा तरीका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन ये सबसे पहले फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि भाई अगर आपको, आप लोग खुद पता है, जब मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना रहा था, तो मुझे एक फोटोन उस एनर्जी का मारना पड़ता था जिस एनर्जी का मुझे आगे मिलने नहीं वाला, ऐसी कहानी थी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या था, फोटोन मारते थे लेट से ऑफ 488 नैनोमीटर, तो क्या होता था, आगे आपको काली लाइन मिलती थी कहां पे, 488 नैनोमीटर पे ही। मतलब ये तरीका तो बहुत बड़ा ही फ्लॉप था। क्यों, बिकॉज अगर आपको एक्सरे का फोटोन चाहिए तो पहले आपको मारना भी एक्सरे का फोटोन ही पड़ेगा, है ना। अब भाई हमसे एक्सरे का फोटोन बन ही नहीं रहा, हम एक्सरे का फोटोन बना के पहले मारे किस तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला भी फेल हो गया। इफ यू वांटेड अ क्वांटम जंप सो लार्ज दैट कुड प्रोड्यूस एन एक्सरे फोटोन, तो आपको क्या चाहिए था, यू नीडेड एन एक्सरे फोटोन इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये तरीका भी फेल हो गया था। ये तीनों तरीके जो हमें आते थे, ये तीनों की तीनों फेल हो गए। सो यू नीड an X-ray photon to produce an X-ray photon। तो बहुत ही लेम ये कहानी थी, जिसने भी ये बताया होगा, क्योंकि वो पहले से ही निग्लेक्ट हो गया। क्यों, बिकॉज जब एक्सरे फोटोन बन ही रहा तो हम उसको आगे मार के क्या काम करेंगे, हमारे पास एक्सरे फोटोन है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा जी, तो अब ये हम यहाँ पे फंस गए, ठीक है। तब एक तरीका इजाद हुआ, और वो तरीका क्या इजाद हुआ, हमने तरीका बनाया डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, ठीक है। द नेम इज वेरी फैंसी, आई लाइक दिस नेम, बट वी डिड डायरेक्ट
इलेक्ट्रॉन बोmbardment, आज भी यही तरीका इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटॉन्स। अच्छा, इसकी क्या टेक्निक थी? इसकी टेक्निक ये थी भाई, देखो आपको क्या पता है, आपको पता है मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है ना। प्रॉब्लम क्या थी, फोटोन का जो मास है ना वो बहुत ज्यादा कम है, फोटोन का मास जो है वो बहुत ज्यादा कम है, उसकी वजह से जो मोमेंटम चेंज वो कॉज कर सकता है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो उसकी वजह से जो क्वांटम जंप हमें चाहिए थी वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो उसका मोमेंटम भी इतना लेके आ रहा था। हमने क्या किया, क्योंकि देखो वेलोसिटी भी एक पर्टिकुलर लाइट, एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ा सकते हो, फोटोन तो ऑलरेडी स्पीड ऑफ लाइट पे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे और बढ़ाओगे? तो उसका मास प्लेइंग फैक्टर बन गया था उधर, बहुत प्रॉब्लम हो गई। अच्छा जी, हमने क्या कहा, हमने कहा चलो भाई मसला सॉल्व, हम अगर मास बढ़ा दें किसी तरह तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, तो हम मास बढ़ाने की कोशिश। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि बजाय एक इलेक्ट्रॉन पे फोटोन मारने के, बजाय एक इलेक्ट्रॉन पे जाके फोटोन मारो, हम ऐसा करते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन ही रख के मार देते हैं। तो होगा ये, जब हम एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन रख के मारेंगे, क्योंकि बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन हैज अ बिगर मास देन अ फोटोन, तो ये बिगर मोमेंटम चेंज कॉज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उठ के इतनी बड़ी क्वांटम जंप कर लेगा, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये एक फोटोन ऑफ एक्सरे रिलीज कर देगा। सो दिस वाज द टेक्निक, हमने एक इलेक्ट्रॉन पे रख के जोर से क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मारा, ताकि उस इलेक्ट्रॉन की वजह से अपवर्ड क्वांटम जंप हो, एंड देन फिर नीचे आते हुए फिर आपका एक फोटोन रिलीज हो ऑफ एक्सरे रेडिएशन। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दे दूंगा अगर आपको मोमेंटम वाली चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी क्या बताया, हमें बड़ा एनर्जी जंप चाहिए। ठीक है, यानी जो चीज रख के मारनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। जो भी चीज अब मैं इलेक्ट्रॉन पे रख के मारूंगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे ज्यादा चाहिए। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर था। मसला क्या है, एक फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा बहुत ज्यादा कम होती है। वो क्यों कम होती है, बिकॉज उसका मास ही कम होता है। जब उसका मास कम होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम आती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी, अब उसमें वेलोसिटी डिटरमिनिंग फैक्टर बनता ही नहीं ना, क्योंकि मास ही इतना कम है, मास नेग्लिजिबल है, तो मैं जितनी तेज से भी रख के मार दूं फोटोन, उससे वो कुछ खास कोई चीज काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, हमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहिए थी। तो हमने क्या किया, बजाय वेलोसिटी के साथ काम करने के, हमने क्या कहा, यार भाई देखो फोटोन तो काम कर नहीं पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जिसका मास ज्यादा होगा। तो जब उसका मास ज्यादा होगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंटली काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आएगी, और फिर जब हम एक इलेक्ट्रॉन पर रख के वो मारेंगे तो क्या होगा, वो फिर एक बहुत बड़ा अपवर्ड क्वांटम जंप ले लेगा। राइट, सो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे रख के क्या किया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मारा बहुत जोर से। बहुत जोर से मारने पे ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया, एक बहुत बड़े ऊपर के शेल में चला गया, मतलब जहां पे उसका एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप आ गया। ठीक है, ये जो क्वांटम जंप आया, वेरी हाई क्वांटम जंप, दिस इज अ वेरी हाई क्वांटम जंप। ठीक है जी, हमने ये तो करवा दिया। अब देखो बस ये करवाना था, इवेंचुअली ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता हुआ कहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता हुआ वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस अपने स्टेबल शेल में आएगा। हो सकता है बीच बीच में कुछ और ट्रांजिशन दे, कुछ और कहानी करे, लेकिन आना इसने वापस है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, या हो सकता है डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो फिर ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एक फोटोन। और वो फोटोन अब क्या होगा, बिकॉज दिस डेल्टा ई इज वेरी वेरी हाई, तो उस फोटोन का लैम्डा भी क्या होगा, वो भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। और वही चाहिए था हमें, वही चाहिए था, लैम्डा छोटा, हमें एक्सरे का फोटोन मिल गया। सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी, you're bombarding an electron because of its higher mass to produce a delta E that is very very high। वो डेल्टा ई जब वो वापस कवर करता हुआ नीचे आएगा तो उसकी वजह से एक फोटोन ऐसा रिलीज होगा जो एक्सरे वाला। ठीक है, समझ में आया अब, क्लियर क्लियर, ओके। सो नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज द मशीन। कर दें टाइप सर, इसकी वर्डिंग कर दें टाइप। अच्छा चलो, मैं ये पीडीएफ बनाते हुए फिर वर्डिंग यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अभी पहले इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए यू नीड टू नो व्हाट इज द मशीन दैट इज यूज, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के यूजेस क्या है, वो सब पता होने की जरूरत है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एक्सरेज। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि एक्सरेज, अब हमने डिस्कस तो कर ली थ्योरी, अब जरा मशीन भी तामीर कर लेते हैं जिससे हम करेंगे ये काम। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कॉइल। ठीक है जी, ये कॉइल लिया हमने, ये कॉइल कौन सा है, ये कॉइल है टंगस्टन का। ठीक है जी, वी टेक अ टंगस्टन कॉइल, लेट्स टेक टंगस्टन। ठीक है, और मैं टंगस्टन इधर करके लिख रहा हूं, टंगस्टन।
अच्छा जी, टंगस्टन ये ले लिया। और अब एक काम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एसी वोल्टेज लगा देते हैं, एसी वोल्टेज लगा लेते हैं, यानी इसको अवन टोस्टर बना लेते हैं। ठीक है जी। तो एक कॉइल पे हमने क्या लगा दिया, हमने एसी वोल्टेज लगा दिया है। सो ये एसी वोल्टेज आ गया हमारा। एंड अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये टंगस्टन होना शुरू होगा गर्म, गर्म होना शुरू होगा, और फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, है ना। सो द फर्स्ट पार्ट इज थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम थर्मियोनिक इमिशन करवा रहे हैं। तो उसकी वजह से गर्म होगा, गर्म होने की वजह से ये फिर क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। वही प्रिंसिपल है जो आपके ऑसिलोस्कोप का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन योर मशीन। अच्छा, अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलने हैं उनकी वेलोसिटी तकरीबन नेग्लिजिबल है, मतलब 0 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 100 मीटर पर सेकंड होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। हमें इतनी इतनी वेलोसिटी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी चाहिए। क्यों? बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चाहिए। भाई देखो, अब हाफ एम वी स्क्वायर है, एम तो आपने बढ़ा लिया बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, अब वेलोसिटी तो ज्यादा चाहिए, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को जरा हम क्या कर लेते हैं, जोर से जरा एक्सेलरेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे थ्रू दिस, कि हम एक लगाएंगे एक बहुत बड़ी हाई वोल्टेज सोर्स। ये हाई वोल्टेज सोर्स कितने की है, दिस इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 80 किलोवोल्ट्स। दिस इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to 80 किलोवोल्ट्स। ठीक है। अच्छा, और ये यहां से कनेक्ट करके हमने फिर इसको कहां पे लगा दिया, हमने सामने जो है वो एक टंगस्टन एनोड रख दिया। दिस इज योर टंगस्टन एनोड। अच्छा भाई, टंगस्टन एनोड क्यों है, क्योंकि जो 10 to 80 किलोवोल्ट वाली जो सप्लाई थी उसका पॉजिटिव हमने इसके साथ जोड़ दिया। मतलब एक बेसिकली प्लेट टाइप चीज है जिसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे भाई हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब चूंकि अब इनको ये सामने नजर आ रहा है पॉजिटिव, तो ये बुरी तरह एक्सीलरेट होते हुए कहां पे जाएंगे, इस टंगस्टन एनोड पे जाके लगेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गई हमारी कहानी, हमारी कहानी क्या चीज हो गई, बॉम्बार्डमेंट वाली हमने कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कैसे करी, थर्मियोनिक इमिशन करी पहले, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना था, तो वो कैसे किया, थ्रू अ वोल्टेज। सामने एक टंगस्टन एनोड लगाया जिसको हमने बहुत बड़ा पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हुए आएंगे और इस पे जोर जोर से आके लगेंगे। ठीक है, हमारी हो गई क्या चीज हो गई, हमारी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट क्या हो गई, वो पूरी हो गई है, हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट कर ली। अच्छा, अब कुछ चीजें जो है वो हमें यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है, और अब ये आपके डायग्रामेटिक पर्सपेक्टिव से और जो चीजें हैं जो इस्तेमाल होंगी अब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो ये क्या बना रहा हूँ, ये एक डॉटेड लाइन है, एक सेकेंड, लेट्स ड्रॉ दिस विद स्लाइटली थिनर पेन। अच्छा, ये एक डॉटेड लाइन है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है। तो ये जो टंगस्टन एनोड है आपका, ये 45 डिग्री पे है। ठीक है जी, ये 45 डिग्री पे टिल्टेड है, सही है जी। सो इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री क्यों है वो ये बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या करी हुई है, हमने इसके साथ एक शाफ्ट लगाई हुई है। वी हैव कनेक्टेड अ शाफ्ट ओवर हियर, इधर एक शाफ्ट लगाते हैं, शाफ्ट लगा के, और इधर जो है वो एक मोटर लगा लेते हैं। हमारी जो है वो एक मोटर आ गई है यहाँ पे, दिस इज आवर मोटर। ये मोटर क्या काम कर रही है, मोटर बेसिकली काम कर रही है कि टंगस्टन एनोड को पूरा वक्त घुमाती रहेगी, घुमाती रहेगी, घुमाती रहेगी। ठीक है जी। तो मोटर जो है वो टंगस्टन एनोड को घुमाई जा रही है। बाकी हमने और क्या काम किया है, हमने यहाँ पे एक हीट सिंक लगाया है। ठीक है जी, इस पे एक हीट सिंक लगाया है, और यहाँ पे एक पंखा भी लगा दिया है। दिस इज फैन, और ये क्या है, ये हमारा जो है वो हीट सिंक है। ठीक है जी, ऑब्वियसली हीट सिंक और फैन का क्या काम है, हीट सिंक और फैन का ये काम है कि सिस्टम को ठंडा रखें, कूल रखें। क्यों? बिकॉज देखो, जब इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे लगेगा, तो सिर्फ तो ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास अपवर्ड क्वांटम जंप हो गई। अपवर्ड क्वांटम जंप कब होगी, सिर्फ जब एक इलेक्ट्रॉन आके लगेगा स्पेसिफिक एनर्जी का, वो उस करस्पॉन्डिंग क्वांटम जंप का। और जो बाकी इलेक्ट्रॉन आके लग रहे हैं वो क्या करेंगे, वो तो गर्माई पैदा करेंगे। गर्माई पैदा करेंगे तो ये टंक्शन एनोड जो है वो बहुत बुरी तरह गर्म होना शुरू हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमने टंगस्टन लिया। टंगस्टन क्यों लिया? ताकि मेल्ट ना करे, मेल्टिंग सभी बचाना। दूसरी कहानी क्या करी, हमने मोटर लगाई ताकि ये पूरा वक्त घूमता रहे, ताकि एक पॉइंट पे ये ना हो कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन लगे आ रहे हैं और फिर वहीं पे मेल्ट कर जाएगा वो। तो हमने क्या किया, हम घुमाते रहेंगे ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो आके डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे लगे। दूसरी कहानी हमने क्या किया, हमने फैन और हीट सिंक भी लगा दिया। हीट सिंक इसके अंदर से हीट खींच खींच के बाहर डिसिपेट करता जाएगा, फैन हीट सिंक में से हीट एनर्जी बाहर जल्दी जल्दी बाहर निकालेगा, ताकि ये टंगस्टन एनोड कूल रहे, क्योंकि हमने इसको मेल्ट नहीं करवाना, हमने इसमें से फोटोन निकलवाना। ठीक है जी, हमारा काम जो है वो अवन टोस्टर बनाने है, हमें फोटोन निकलवाने। ठीक है जी, तो हमने इतनी कहानी कर ली है। अच्छा जरा जो है ये भी लिख लेते हैं कि टू कीप रोटेटिंग टंगस्टन एनोड, सर 45 डिग्री क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, एक सेकेंड। और फैन और हीट सिंक जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? दे आर बीइंग यूज्ड फॉर टू कीप एनोड कूल। ठीक है जी, वी वांट टू बी कीपिंग द एनोड कूल। अच्छा 45 डिग्री पे क्यों रोटेट किया हुआ है? 45 डिग्री पे इसलिए रोटेट किया हुआ है ताकि आपकी जो एक्सरे बीम है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब इधर आके लग रहे हैं बहुत जोर जोर से, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एक्सरे बीम्स यूं निकले। दिस इज व्हाट यू आर वांटिंग, ये आपके फोटोन अब यहां से यूं निकलना शुरू हो। मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपके एक्सरे जो फोटॉन्स हैं वो ऐसे यहां से निकल रहे होंगे, राइट। जब इलेक्ट्रॉन आके लगे तो फिर फोटॉन जो है वो यूं यूं निकलना शुरू होंगे, राइट। जैसे अगर 45 डिग्री प्लेट रखोगे तो इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है ना लाइट, तो बेसिकली ये ऐसा ही हुआ है। अच्छा ये एक्सरेज निकलना शुरू हुए, अब आप हमारे पास जो है वो कुछ कहानियां हैं जो हमें पता होने की जरूरत है। क्या कहानियां हैं कि इसके नीचे क्या लगा हुआ होगा? इसके नीचे आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, ठीक है। मैं कोई बहुत ज्यादा प्यारी ड्राइंग नहीं करना दिखा रहा हूँ, ना मैं कुछ और करना दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ चीजें मार्क करता हुआ जाऊंगा। इसमें कुछ भी सच समझ नहीं आएगा कि ये चीज बनाने की क्या कोशिश करिए। अभी फिलहाल तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा बक्सा क्या है, तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप लोग भी ऐसी चीजें बना के लेबल करके आ जाओगे, इट्स ओके। क्योंकि बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर जगह, ठीक है। अच्छा ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ 4 to 6 वे विंडो। हम जो है वो एक विंडो रखते हैं 4 से 6 वेज की, मतलब उसमें 4 से 6 जो है वो तरीके होते हैं जिसमें से एक्सरेज यहां से निकल सकती है, ठीक है। अच्छा 4 to 6 वे विंडो है हमारी ये। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद हमने नीचे क्या लगाया हुआ है? हमने उसके नीचे लगाया हुआ है एल्यूमिनियम फिल्टर। दिस इज आर एल्यूमिनियम फिल्टर, एल्यूमिनियम फिल्टर। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम ये करते हैं कि जो भी चीज हमें एग्जामिन करनी थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ एग्जामिन कर रहे थे, तो उसका हमने हाथ यहां रख दिया, ये उसका हाथ आ गया, सही है जी, ये उनका हाथ आ गया। इसकी हड्डी टूटी थी, इसकी हड्डी देखना चाह रहे हैं क्या हुआ इसके साथ, इसका हमने हाथ रखा। और फिर उसके नीचे हमने क्या रखा? उसके नीचे हमने रखी एक लेड ग्रिड। उसके नीचे हमने रखी एक लेड ग्रिड। लेड ग्रिड क्या? लेड ग्रिड बेसिकली ये होती है कि इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक जो है वो इस तरह से स्पॉट्स होंगे लाइट के जाने के, ठीक है जी, बाकी सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आपकी लेड ग्रिड है। दिस इज योर लेड ग्रिड, मतलब छोटे छोटे लाइनें होंगी जिसमें से जो है वो जैसे अभी बता रहा हूँ मैंने 4 to 6 विंडो भी एक्सप्लेन नहीं किया, ना एल्यूमिनियम फिल्टर ना लेड ग्रिड, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, अभी सिर्फ डायग्राम कंप्लीट करा। लेड ग्रिड, ये हमारी लेड ग्रिड है। और फिर उसके नीचे हम क्या रखते हैं? उसके नीचे हमारी एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है, जिस पे आपकी हड्डी की इमेज आनी है। तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी एक्सरे फिल्म आ गई। दिस इज आर एक्सरे फिल्म। और इस पे आपको बेसिकली क्या नजर आता है? आपको बेसिकली ये नजर आता है, इसकी हाथ की हड्डियां यूं नजर आ रही होंगी, ऐसी होती नहीं है लेकिन ये इसकी हाथ की हड्डी है, ठीक है। इंतहाई वाहियात ड्राइंग है लेकिन बेयर विद मी। अच्छा और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि हम पूरे सिस्टम को जरा पकड़ के वी पुट इट इन अ वैक्यूम चेम्बर। तो बेसिकली ये समझो कि यहां से ये सिस्टम पूरा का पूरा क्लोज्ड है। इसको हमने क्या किया है? हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। और यहाँ अंदर क्या है हमारा? यहाँ अंदर हमारा वैक्यूम। वैक्यूम क्यों रखा है? अच्छा वैक्यूम, सबसे पहले वैक्यूम को डिस्कस कर लेते हैं, वैक्यूम क्यों रखा है।
वैक्यूम इसलिए रखा है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं वो हवा के साथ कोलाइड ना करें, वो जाए तो सीधा टंगस्टन के साथ जाके कोलाइड करें, ठीक है जी। सो दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट lose any energy by collision with air particles, ठीक है जी। तो सबसे पहले वैक्यूम तो इसलिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, इधर आके लगे एक्सरेज हमारी निकली। अच्छा, एक हमारे पास चीज है 4 to 6 वे विंडो। विंडो क्या होती है, जैसे आपके कैमरा में एपर्चर होता है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या चीज इस्तेमाल होती है, ये क्यों इस्तेमाल होती है, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू, ये हमारी इस्तेमाल हो रही है, इट बेसिकली फोकसेस एक्सरेज, ठीक है। जैसे कैमरा में एपर्चर होता है लाइट को फोकस करने के लिए, तो ये भी इधर एक एपर्चर की तरह काम कर रहा है, दिस इज बेसिकली फोकसिंग योर एक्सरेज। एल्यूमिनियम फिल्टर क्यों इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम फिल्टर इसलिए इस्तेमाल होता है बिकॉज इट कंट्रोल्स सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है जी। ये सॉफ्ट एक्सरेज क्या है क्या नहीं है, ये मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा। हार्ड एक्सरेज क्या है, सॉफ्ट एक्सरेज क्या है, ये अभी हम सब जानते हैं समझते हैं, ठीक है जी। ये आपका जो है वो लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन हैंड, ठीक है जी, या स्ट्रक्चर टू एग्जामिन। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि एक्सरे फोटॉन जो है वो यूं सीधे सीधे आ रहे हैं, ठीक है। अब जो टेढ़े मेढ़े आ रहे थे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जो आ रहे थे वो पहले यहाँ से निगलेक्ट हो जाते हैं ताकि वो सिर्फ सीधे सीधे आए, ठीक है। एल्यूमिनियम फिल्टर क्या करता है, वो सॉफ्ट एक्सरेज खत्म कर देता है ताकि इसमें सिर्फ आपकी करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरेज हो। वो आती हैं फिर इधर इस हाथ पे लगती हैं, ठीक है। जब हाथ पे लगती है तो फिर वापस से अब हाथ से री एमिट होंगे सारे फोटोन, तो री एमिट होते हुए वो फोटोन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में निकलेंगे अब, ठीक है। लेड ग्रिड क्यों इस्तेमाल हो रही है, लेड ग्रिड अब इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्या करने के लिए, कि फिर से क्या हो, ये जो टेढ़े मेढ़े जो फोटोन निकल रहे हैं वो रुक जाएं, वो आगे ना जा पाए, सिर्फ वो वाले फोटोन आगे निकले जो बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो टेढ़े मेढ़े वाले जो है ना फोटोन, वो सारी आपका इमेज को तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको टेढ़े मेढ़े वाले फोटोन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वो वाले चाहिए हैं जो सीधे सीधे आए हैं, टेढ़े वाले हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं सीधे वाले बिल्कुल डायरेक्ट आगे की तरफ बना देता, तो कुछ ऐसे जो है वो हमारे पास बन रहा है, सिर्फ सीधे वाले थ्रू आए, बाकी सारे जो है वो वहीं रह गए। तो लेड ग्रिड का क्या काम हो गया, लेड ग्रिड का काम ये हो गया कि इट स्टॉप्स स्कैटरिंग, ठीक है जी, इट स्टॉप्स स्कैटरिंग, ठीक है। तो बड़ा जो है वो पेचीदा मामला है एक एक्सरे के थ्रू जो है वो एक इमेज प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जो वो पैसे लेते हैं, मेरे हिसाब से जो एक बंदा इतनी मेहनत करके मशीन बनाता है वो पैसे बिल्कुल जायज लेता है अपनी एक्सरे के उसके लिए। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्या किया, एक्सिलरेट किया, टंगस्टन एनोड पे जोर से रख के मारा। टंगस्टन क्यों इस्तेमाल किया, ताकि मेल्ट ना करे। वैक्यूम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बीच रास्ते में कोई एनर्जी ना खोए, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर दूसरा काम क्या करें, टंगस्टन को कूल रखना है, घुमाते रहो इसको, फैन और हीट सिंक इस्तेमाल करो ताकि ठंडा रहे। अच्छा, जब इसमें से जो एक्सरेज निकल रही है अब उनको फोकस करना पड़ता है, वो 4 to 6 विंडो से हो रहा है। एल्यूमिनियम फिल्टर हम लगाते हैं, वी कंट्रोल सॉफ्ट एक्सरेज थ्रू एल्यूमिनियम फिल्टर, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम फिल्टर के थ्रू एक्सरे सॉफ्ट एक्सरेज कंट्रोल करते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या होती है। फिर उसके आगे अपने स्ट्रक्चर एग्जामिन रखते हैं, उसमें से जब फोटॉन्स गुजरते हैं तो कुछ फोटॉन्स जो सही वाले थे वो तो सीधा सीधा निकल जाएंगे, ठीक है जी, जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे हमारी फिल्म बनाने के लिए। लेकिन जो टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं वो हमने रोक देने, तो हमने लेड ग्रिड लगा दी। अच्छा, अब जो ये आ रहे हैं फिर ये इधर जो है वो आपका क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका इमेज जो है वो इधर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये पूरी कहानी है आपकी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की, और एक पूरी मशीन जो आपकी एक्सरे की मशीन चल रही है, ठीक है नहीं। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी में और चीजें डिस्कस करता हूं। आज मुझे लगता है सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और एक्सरेज को ही डिस्कस करने में सारी निकल जाएगा। अच्छा, नाउ एक चीज जो आप लोगों को इधर पता होने की जरूरत है कि आपको ये बोला जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकाल के दें, ठीक है। हाउ डू आई वर्क आउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जाहिर बात है आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डाल दिया है, इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेट करके आ रहे हैं तो किस वेलोसिटी से आके इधर ठुक रहे हैं वो निकालते हैं जरा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका वही होगा, कैसे, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वो कैसे आएगा, वो आएगा वोल्टेज इनटू चार्ज से,
सही है जी। अच्छा, वर्क डन क्या होगा इनके इस केस में? वर्क डन होगा एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी शैल इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर थी, ये वोल्टेज इनटू चार्ज हो गया। अच्छा, अब हमें वी स्क्वायर ढूंढना है तो वो क्या हो जाएगा? वोल्टेज वोल्टेज आ गया। वोल्टेज कौन सा? ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है जी। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एलिमेंट्री चार्ज होता है, उसको जो है अच्छा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ve, और नीचे मास से डिवाइड कर दो, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। ये मास क्या है? ये मास है एक इलेक्ट्रॉन का, उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास ये वी स्क्वायर आ जाएगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है। अगर आपको सिर्फ वी ढूंढना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है स्क्वायर रूट 2ve अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्या चीज? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग बॉम्बार्डेड। अच्छा, डू वी नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला? नो, लेकिन यू नीड टू नो दिस डेरिवेशन, क्योंकि आएगी तो ये डेरिवेशन के समय आएगा पूरा ये कैलकुलेट करने को, वरना अलग से नहीं आने वाला। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? अभी फिलहाल जो चीजें मैंने छोड़ी है उनको छोड़ दो, अभी मैं बारी बारी हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज क्लियर करूंगा। जो मशीन है उसका जो बेसिक बेसिक चीजें जो मैंने आपको बतानी थी वो समझ में आई?